हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी, लेखांकन के मूल प्रलेख। तो आइए सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं कि लेखांकन के मूल प्रलेख यानी सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी क्या होते हैं। प्रत्येक व्यवसाय में प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के लेन देन किए जाते हैं, जैसे माल और सेवाओं का क्रय विक्रय का मतलब सेल परचेज, नकदी की प्राप्ति यानी पैसा प्राप्त करना एवं भुगतान, पैसे का भुगतान करना इत्यादि। प्रत्येक व्यावसायिक लेन देन लिखित प्रलेखों द्वारा प्रमाणित होना चाहिए, जैसे कि कैश मीमो, बीजक और बिल, नामपत्र और जमा पत्र, जमा पर्ची, चेक इत्यादि। यानी जो भी हम लेन देन करते हैं, हमारे पास उन सब का कोई ना कोई प्रमाण, कोई ना कोई सबूत अवश्य ही होना चाहिए। ये इस लाइन में कहा गया है। इन व्यावसायिक प्रलेखों को मूल प्रलेख कहा जाता है। यानी जो ये सबूत होते हैं ना, किसी भी लेन देन के प्रमाण होते हैं, इन्हीं को व्यवसाय या व्यावसायिक लेन देनों के मूल प्रलेख कहा जाता है। ये किसी भी व्यावसायिक लेन देन के विवरण का सर्वप्रथम रिकॉर्ड होते हैं। यानी जो भी हम लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड हम सबसे पहले कहाँ करेंगे? हम सबसे पहले उनका रिकॉर्ड इन्हीं मूल प्रलेखों के अंदर यानी इन्हीं सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर करेंगे या करते हैं। ये प्रलेख लेन देन की तिथि, राशि, संबंधित पक्षकारों, लेन देन की प्रकृति के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। इस लाइन में ये बताया हुआ है कि ये जो लेन देन होते हैं ये जो प्रलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, ये लेन देन की तिथि कि आपने लेन देन कौन सी तारीख को किया, राशि कितनी राशि का लेन देन किया, पक्षकार किस व्यक्ति के साथ आपने लेन देन किया, और लेन देन की प्रकृति यानी किस तरह का लेन देन किया, आपने माल खरीदा या बेचा, उससे पैसे लिए या उसको पैसे दिए। ये इन सब का रिकॉर्ड होते हैं, यानी इन सब के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। तो मूल प्रलेख का मतलब, मूल प्रलेख यानी सोर्स डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको किसी भी लेन देन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं कि आपने लेन देन कब किया, किसके साथ किया, कितनी तारीख को किया, कितने पैसे का किया, किस तरह का लेन देन किया। तो जो डॉक्यूमेंट आपको ये सारी जानकारी देते हैं उनको हम सोर्स डॉक्यूमेंट यानी मूल प्रलेख कहते हैं। तो आज हम इन मूल प्रलेखों के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, यही हमारा टॉपिक है। तो मैंने आपको जो वर्क दिया है उसमें सबसे पहले जो हमारे दो मूल प्रलेख हैं उनके बारे में हम आज रीड करेंगे, उनको हम समझेंगे। तो पहला मूल प्रलेख हमारा होता है कैश मीमो। ठीक है, इसको रोकड़ मीमो भी बोलते हैं और इंग्लिश में भी इसका नाम कैश मीमो ही होता है। तो किसको कैश मीमो कहा जाता है? कैश मीमो होता क्या है, आइए देखते हैं कि जब व्यापारी माल नकद बेचता है तो कैश मीमो देता है, और जब माल नकद खरीदता है तो कैश मीमो प्राप्त करता है। मतलब आया समझ में इसका कि जब कोई व्यापारी नकद माल बेचता है तो वो कैश मीमो देता है, और जब वो नकद माल खरीदता है तो कैश मीमो प्राप्त करता है, यानी बेचने वाले से प्राप्त करता है। और क्या क्या लिखा जाता है इस कैश मीमो में? कैश मीमो में माल की मात्रा, दर, कुल कीमत, ये सब चीज़ें दी गई होती हैं। यानी कितना माल आपने खरीदा, उसका रेट क्या था और उसकी कुल कीमत कितनी थी, ये सब चीज़ें इसके अंदर लिखी होती हैं। नकद लेन देनों का कैश मीमो के आधार पर ही पुस्तकों में लेखा किया जाता है। यानी जितने भी आपके कैश के लेन देन होते हैं, नकद के लेन देन होते हैं, उनको आप पुस्तकों में कैश मीमो के बेस पे ही रिकॉर्ड करते हो। और किस तरह का होता है ये, कैसा इसका फॉर्मेट होता है कैश मीमो का, ये आपको नीचे दिया हुआ है। देखो ये एक इसका फॉर्मेट बना के दिया हुआ है, ये फॉर्मेट भी आपने बनाना है कैश मीमो का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश मीमो, ग्लोबल वॉच कंपनी, ग्लोबल वॉच कंपनी का कैश मीमो है ये।
ये इसका एड्रेस हो गया, डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली, ठीक है, ये पिन कोड वगैरह। कॉलम इसमें देखिए कौन कौन से बनते हैं, एक क्वांटिटी का कॉलम होता है इसमें, एक डिस्क्रिप्शन का कॉलम होता है, रेट का कॉलम होता है, एक अमाउंट का कॉलम होता है, ठीक है। ये डेट लिखी हुई है यहाँ पर, जिस तारीख का ये कैश मेमो है। क्वांटिटी में आप लिखते हो कि कितना माल आपने ख़रीदा, डिस्क्रिप्शन में उस वस्तु का नाम जो आपने ख़रीदी है, रेट क्या था उस वस्तु का, और टोटल अमाउंट क्या था। जैसे यहाँ पर देखिए क्वांटिटी में लिखा है 3 और डिस्क्रिप्शन में लिखा है टाइटन, ठीक है। ये एक मतलब घड़ी की जो मतलब कह लीजिए कंपनी है, ठीक है, या कह लीजिए कोई मॉडल है, उसका ये नाम ही यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, टाइटल D06। रेट इसका है 2300, यानी एक घड़ी का रेट है ये। तो आपने कितनी घड़ियाँ खरीदी हैं, वो 3 खरीदी हैं। तो 2300 की मल्टीप्लाई आप 3 से कर देंगे तो टोटल अमाउंट इसका हो जाएगा 6900, यानी 6900। ऐसे ही आपने 2 क्वांटिटी में लिखा है 2, यानी 2 पीस आपने खरीदे हैं टाइटन के, ये रागा मॉडल है जो 108, इसका एक पीस का जो रेट है वो 2700 है। तो 2 पीस का रेट इसका कितना हो जाएगा, 5400, 5400। उसके बाद इनका टोटल कर लीजिए, यानी टोटल आपने 12300 का माल खरीदा, फिर आपको उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट मिला, 12300 का 10% डिस्काउंट बनेगा आपका 1230 रुपये, और फिर डिस्काउंट लेस करने के बाद आपको ये कितने की पड़ी ये सारी की सारी घड़ियाँ 11070 रुपये की। तो इस प्रकार से किसी भी कंपनी का कैश मीमो का फॉर्मेट हो सकता है। तो आया समझ में ये कैश मीमो और इसका फॉर्मेट। और सेकंड डॉक्यूमेंट जो आज हमने करना है वो होता है बीजक और बिल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनवॉइस एंड बिल्स। तो आइए देखते हैं इनवॉइस क्या होता है और बिल क्या होता है। जब व्यापारी उधार माल बेचता है तो वह एक विक्रय बीजक बनाकर ग्राहक को देता है या भेजता है। यानी जब भी कोई व्यापारी उधार माल बेचता है तो वह एक विक्रय बीजक बनाएगा, यानी सेल इनवॉइस बनाएगा, और किसको भेजेगा, अपने कस्टमर को। और इसमें क्या क्या लिखा होगा, इसमें कस्टमर का नाम लिखा होगा, माल की मात्रा वही उसी प्रकार से जैसे कैश मेमो में थी, दर, रेट कितना है उसका, और कुल कीमत, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर वो लिखता है। विक्रय बीजक की ओरिजिनल जो कॉपी है वो तो ग्राहक को भेज दी जाती है, और इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी पुस्तकों में लेखा करने के लिए अपने पास रख ली जाती है। यानी इसकी 2 कॉपी बनाई जाती हैं। ओरिजिनल कॉपी कस्टमर को दे देते हैं या भेज देते हैं उसके पास, और डुप्लीकेट कॉपी अपने पास रख ली जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यापारी उधार माल खरीदता है, यहाँ पर तो उधार माल बेचने का जिक्र था, यहाँ पर है उधार माल खरीदता है, तो उसे माल के विक्रेता से माल का बिल प्राप्त होता है। अतः जब माल उधार विक्रय करते हैं तो हम बीजक बनाते हैं। देखो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दिया इसने कि जब हम माल बेचते हैं, उधार बेचते हैं, तो बीजक बनाते हैं, इनवॉइस बनाते हैं, और जब हम उधार माल खरीदते हैं तो हम बिल प्राप्त करते हैं। खरीदने पर बिल प्राप्त किया जाता है। दोनों का अर्थ यहाँ पर देखा जाए तो समान है, ठीक है, लेकिन फ़र्क सिर्फ यही है कि एक उधार माल बेचने पर और दूसरा उधार माल खरीदने पर, ठीक है, मतलब तैयार किया जाता है। तो इसका भी फॉर्मेट आपको नीचे दिया हुआ है मल्होत्रा इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। कॉलम इसमें भी इसी प्रकार से देखो, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, रेट, अमाउंट, सेम इसी प्रकार के कॉलम है। यहाँ पर ऊपर कंपनी का नाम, उसका एड्रेस आ जाएगा, डेट आ जाएगी, ठीक है, कितनी क्वांटिटी आपने माल की खरीदी है, आइटम का नाम कुछ भी लिख सकते हो, क्वांटिटी अपने पास से कुछ भी लिख सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें भी दे रखा है वही लिखो आप आसान सी कोई वस्तु का नाम लिख लो यहाँ पे जो आपको ईजिली याद रह सकती है। इसने जैसे वॉशिंग मशीन के यहाँ पर ये अलग अलग मॉडल यूज़ किए हैं, रेट इनका अलग अलग है। रेट की मल्टीप्लाई आपने क्वांटिटी से करनी होती है कि कितनी क्वांटिटी ली, क्योंकि ये जो रेट होता है ये एक वस्तु का होता है, तो जितनी आप क्वांटिटी परचेज़ करोगे उतने से मल्टीप्लाई करके तब यहाँ पे टोटल अमाउंट आता है। फिर टोटल अमाउंट का आप टोटल कर लीजिए, उसमें से फिर अगर कोई आपको टैक्स वगैरह पे करना है वो टैक्स वगैरह इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई डिस्काउंट वगैरह लेस करना है वो डिस्काउंट वगैरह लेस हो जाएगा। जैसे इसमें सेल टैक्स है, ऐड हो गया, ये 10% था, ठीक है, ये सेल टैक्स ऐड हो गया, और ये हैंडलिंग डिलीवरी चार्जेस हैं इसके, ये ऐड हो जाएंगे। तो सेम इसी प्रकार से ही तैयार होता है जैसे ये कैश मेमो था।
लेकिन बस इसका नाम यहाँ पर हो जाएगा इनवॉइस या बिल। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट रहेगा इसमें तो वो मुझसे पर्सनली कॉल करके पूछ सकता है। थैंक यू।